हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की वेल प्रिपरेशन में लगे होंगे। बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। पिछले लेक्चर में हमने आपको विथ न्यूमेरिकल, चूंकि छोटा सा चैप्टर था तो एक ही लेक्चर में हमने विथ न्यूमेरिकल आपको उस चैप्टर को फिनिश किया था। आज का जो नया लेक्चर है, आज के नए लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपको बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ा दें। टाइम उतना नहीं है कि अब हम बहुत डिटेल से आपको समझा सकें या आगे डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा सकें। टाइम जितना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, हमको भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक, चलिए, तो चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा आराम से समझना, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपको पढ़ना जितना है टाइम के अकॉर्डिंग बस सिर्फ वही बताएंगे हम जितना आपको तैयार करना है। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े उससे पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से परिचित कराने, उन छोटी छोटी चीजों को थोड़ी देर में जान लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा और जान जाएंगे तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा सहयोगी बन जाएंगी, वो चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। जैसे सबसे पहले आप इसमें एक चीज समझिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। एक तो एक नंबर की डेफिनेशन आपकी तैयार होगी, इससे इसका मात्रक, इसका विमी सूत्र, ये सब तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन में सहयोगी भी। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा पिछले चैप्टर में भी आपने इस तरीके से समझा है, पढ़ा है कि जो इस तरीके के हम एरो बना दिया करते हैं, ये एरो बेटा क्या कहलाते हैं। ये एरो इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लीजिए आप इसी मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई पृष्ठ रख दे बेटा, ठीक है, ऐसा कोई पृष्ठ रख दे, ये कोई पृष्ठ रख दिया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र, और हमने उस पर ये पृष्ठ रख दिया, एक पृष्ठ रखा। अब अगर आप पीछे जरा चले जाएं कि वैद्युत फ्लक्स क्या था, आज आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा गया था। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है भाई, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो आप देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती थी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, है ना, रेखाओं को कह देते थे वैद्युत बल रेखाएं। उसी तरह अगर ये एक हमने पृष्ठ रख दिया कोई, और इस पृष्ठ से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी रेखाएं गुजर रही बेटा, इस पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजर रही 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 6। लेकिन अगर हम इस पृष्ठ को छोटा कर दें, बात ध्यान देना, अगर हम इस पृष्ठ को देखिए, अगर हम इस पृष्ठ को छोटा कर दें, मतलब यहां से ले आए बेटा, पहले भी 6 थी, अब भी 6 हैं, लेकिन पहले छैयों के छैयों उस पृष्ठ से गुजर रही थी, अब छैयों चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से नहीं गुजर रही। कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3, जो उस पृष्ठ से गुजर रही हैं,
उन रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पृष्ठ है वो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस पृष्ठ के एरिया पर निर्भर कर रहा है। एरिया छोटा कर देंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। ठीक, एरिया बड़ा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। एरिया छोटा हो गया, रेखाओं की संख्या कम हो गई। ठीक, अगर हम इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र कोई लिया और हम इस पृष्ठ को ऐसे न रखे, बेटा थोड़ा सा ऐसे रख दें, तिरछा करके। बेटा अगर हमने इस कंडीशन में रखा तो इसका एरिया वेक्टर यहां होगा। एरिया वेक्टर पढ़ा ना, एरिया वेक्टर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत, ऐसे। ठीक, उसी तरह से इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत, ऐसे होगा। लेकिन अगर पृष्ठ को हम तिरछा रख देंगे तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत, ऐसे होगा। ये एरिया वेक्टर होगा। और अगर ये एरिया वेक्टर हुआ तो बेटा आप गौर से देखिए कि ये कितने डिग्री पे रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। थीटा एंगल पर रखा हुआ। तो इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। जो जहां से थीटा चिपका है उसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा, और जहां से थीटा नहीं चिपका उसको कहेंगे ए साइन थीटा। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आई तीनों डायग्राम से कि जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, वैद्युत फ्लक्स को तो फाई से प्रदर्शित किया था, चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से ही प्रदर्शित करते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि अगर वैद्युत फ्लक्स लिखना है तो फाई में ई लगा दो, ठीक है, और अगर चुंबकीय फ्लक्स लिखना है तो फाई में बी लगा दो, बस इतना सा फर्क होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना तो मत लगाओ। फाई बराबर, अगर आप चुंबकीय फ्लक्स वाले चैप्टर में होगे तो फाई लिख दो, वो चुंबकीय फ्लक्स माना जाएगा। वैद्युत फ्लक्स वाले में होगे फाई लिख दो तो वैद्युत फ्लक्स मान लिया जाएगा। ठीक, जब दोनों टकरा जाए तो बेटा एक में ई लगा दो, एक में बी लगा दो। ई लगा दोगे वैद्युत फ्लक्स, बी लगा दोगे चुंबकीय फ्लक्स। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, अब आप गौर से देखिए, वो इन रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 3 है ना? तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर यानी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यही फ्लक्स बेटा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है ना? तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यही फ्लक्स कोण थीटा की कोज्या यानी कॉस थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये आपको डिस्टर्ब करे तो यहां से आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाई इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, और अगर हम इन तीन चीजों को कंबाइन कर दें तो बेटा फाई बराबर क्या बनेगा? सॉरी, फाई प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह साथ में एक कांस्टेंट के ले लें, 1 इंटू बी ए कॉस थीटा। जबकि निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या ले लेते हैं? 1। और अगर हम के का मान 1 रख दें तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये होता है बेटा चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। ठीक, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा को आप ए डॉट बी कह देते हो, है ना? ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कह देते हो आप, तो उस हिसाब से बी ए कॉस थीटा को बी डॉट ए कह देंगे। तो ये क्या बन गया? बी डॉट ए
इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। बी चुंबकीय क्षेत्र है, ये सदिश राशि होती है। ए एरिया वेक्टर है, वैसे भी उसका नाम ही वेक्टर है, तो ये भी सदिश राशि है। और दो सदिश राशियों का जो स्केलर गुणनफल है वो हमेशा एक अदिश राशि होगा। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि हुई? अदिश राशि, ठीक। अच्छा, चलिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला आ गया। अब जरा हम इसके मात्रक और विमी सूत्र की बात करते हैं, ठीक। मात्रक, देखो बेटा, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक आप पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, वेबर, ठीक, ये सब पढ़ चुके हैं आप। सॉरी, वेबर प्रति वर्ग मीटर, ये आप टेस्ला जो पढ़े हैं। अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता तो उस हिसाब से फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन नहीं, इसका सीधा सीधा मात्रक आप जानिए, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। एमकेएस सिस्टम में बेटा, एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस में वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अब सीजीएस में, ये भी जान लो, सीजीएस में मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में वेबर होता है और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक मैक्सवेल बराबर 10 की घात -8 वेबर होता है, 10 की घात -8 वेबर होता है, ठीक। जब मात्रक देख लिया तो थोड़ा सा विमी सूत्र पे भी चर्चा कर लें, है ना। तो विमी सूत्र बेटा, विमी सूत्र। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप देख रहे हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, उसका विमी सूत्र ढूंढ रहे आप। बी चुंबकीय क्षेत्र है, उसका रख दो, ए क्षेत्रफल है, उसका रख दो, ये हो गया विमी सूत्र। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र क्या होता है? अगर आप परीक्षा में भूल जाओ तो एक सूत्र आपको हम बता चुके हैं, एफ बराबर आई एल बी, ये आई एल बी साइन थीटा, ठीक। तो एफ बराबर आई एल बी के हिसाब से आई एल को बटे में ले आओ, तो बी बराबर आई एल को बटे में ले आओ, एफ अपॉन आई एल हो जाएगा। और लो बेटा, अब बी का चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो एफ का, बी का विमी सूत्र चाहिए तो एफ का विमी सूत्र क्या होगा? एफ का विमी सूत्र एम एल टी -2 होता है ना। बटे में आ जाओ, आई धारा है, इसकी विमा ए होती है, एल लंबाई है, लंबाई की एल होती है, तो बेटा एल से एल कट गया, ठीक। और एम टी -2, ए की पावर 1 को ऊपर कर दो, ए -1, ये बी का विमी सूत्र आ गया। अच्छा, बी का तो ये आ गया, और इनटू में ए है तो ए क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है बेटा? L2, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कुल मिला के विमी सूत्र क्या बना? ml2 t -2 a -1। ऐसे आप परीक्षा में बना लेंगे, ml2 t -2 a -1, ये बेटा इसका विमी सूत्र होता है। और उसके आगे लिख लेना कि बेटा ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक। अच्छा, सब कुछ हो गया, लेकिन आप मेन चीज अभी नहीं जान पाए। हेडिंग थी चुंबकीय फ्लक्स, तो बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स है क्या? आपने इस डिटेल को अगर समझ रखा है तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लिख लीजिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप डेफिनेशन ही लिखिए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को
फ्लक्स रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये बेटा हमने थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। नीचे आपको हमने उसका मात्रक भी बता दिया, उसका सूत्र भी बता दिया, विमी सूत्र भी बता दिया, सब सारा डिटेल है। ये इसका सूत्र हो गया पाई बराबर बी ए cos थीटा, ये इसका मात्रक हो गया एमकेएस सिस्टम में वेबर और सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल। एक मैक्सवेल का मान 10 की घात -8 वेबर के बराबर होता है। विमी सूत्र ml2t-2 a-1 होता है। बेटा ये एक अदिश राशि होती है। दो सदिश राशियों का स्केलर गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है, ऐसे भी याद रखो। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलिए, अब जैसा कि चैप्टर का नाम है बेटा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को संक्षिप्त में थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। बेटा डिटेल तो इसका बहुत बड़ा है, कहानी तो इसकी बहुत लंबी है। कैसे हमें ऑस्टेट साहब ने बताया था कि जब ऑस्टेट का प्रयोग आपने डिटेल से पढ़ा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फिर साहब फैराडे साहब आए, फैराडे साहब ने उसको प्रैक्टिकली अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि हाँ एक गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो उन्होंने फिर ये दिमाग लगाया कि अगर गतिमान आवेश से यानी धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है। ऐसा जो है आपके फैराडे साहब ने उस पर अध्ययन किया और उस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक बात को सिद्ध करके दिया कि अगर गतिमान आवेश माने किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जिस तरह स्थापित हो जाता है, उसी तरह से अगर किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित भी हो सकती है। और इस बात को आगे चल के ये प्रैक्टिकल बराबर अध्ययन चलता रहा और उस बात को आगे चल के एक हेनरी साहब आए, हेनरी, उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई किया कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न किया जाए तो उस चालक में धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक, तो ये थी एक घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। कहानी बहुत लंबी है, आप सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, चलिए हेडिंग डाल लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखिए। देखिए डेफिनेशन लिखिए, जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परपथ बंद हो तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है। यदि परपथ बंद हो तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई इस डेफिनेशन में। विद्युत वाहक, आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जाए आप डेफिनेशन उसकी भी लेते, आपसे प्रेरित धारा के बारे में पूछा जाए आप उसकी डेफिनेशन लेते, आपसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए तो आप उसकी डेफिनेशन, मतलब 3 in 1 सब कुछ है। क्या है फिर से एक बार सुनिए, टैली करिए। जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परपथ कह दें आप, कुंडली कह दें, है ना, कुछ भी कह दें, जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परपथ बंद है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं।
और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। राइट, चलिए आप इसको लर्न करिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद बेटा चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा हम बढ़ें, क्योंकि टाइम के हिसाब से छोटी छोटी चीजों को ज्यादा टाइम देना अब उचित नहीं है ना। सीधे सीधे मुद्दे की बात करें, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बेटा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब आप क्वेश्चन लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप पढ़ चुके हैं है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ये बेटा क्वेश्चन है, बहुत कीमती क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत कीमती, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती क्वेश्चन। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे साहब ने अपने कौन कौन से और कितने नियम दिए। बेटा उन्होंने 2 नियम दिए। ठीक, नंबर 1 हम बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखिए उन्होंने फैराडे साहब ने अपने पहले नियम में क्या कहा है ना, लिखिएगा आप। एक बात को समझ लें फिर आप लिखें तो रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को बेटा स्मॉल ई से आप पीछे पढ़ चुके हैं, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है ना, और उससे पीछे चले आएंगे तो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करता था। आगे बढ़े तो कैपिटल ई विद्युत वाहक बल मिला। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो फिर उसको कैपिटल ई से नहीं स्मॉल ई से प्रदर्शित करेंगे। और ई बराबर, गौर से समझना बेटा, ई बराबर होता माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे साहब ने अपने पहले नियम में बताया था। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो फैराडे साहब के पहले नियम को बहुत भली भांति याद कर पा रहे हैं। आप गौर से देखिए, विद्युत वाहक बल है और वो किसके बराबर है, फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। अभी बताया ना, फाई क्या होता, चुंबकीय फ्लक्स, शॉर्ट में आप इसको फ्लक्स भी कह सकते हैं। डेल्टा लग गया तो डेल्टा किस बात का प्रतीक होता, परिवर्तन का। तो इसका मतलब डेल्टा फाई का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स परिवर्तन। और समय अंतराल का भाग दे दिया, यानी डेल्टा टी का भाग दे दिया। तो बेटा जब डेल्टा टी का समय का भाग दे देते हैं तो उस भौतिक राशि की दर कहलाती है। जैसे ये फ्लक्स परिवर्तन है, ऊपर फ्लक्स परिवर्तन और उसमें समय का भाग दे दिया तो फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गई। इतना क्लियर हुआ। उसमें माइनस भी लगा है बेटा, तो इसका मतलब ये फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर है। फ्लक्स, हमारे इशारे को समझो, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फिर समझो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, राइट। और विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे साहब का पहला नियम। ठीक, अब आप लिखिए, जब किसी पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर से आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छा तैयार करें। जब किसी पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, राइट। चलिए बेटा, इसको एक बात और गौर करिए कि यहां पे अगर हम यदि फेरों की संख्या n ले लें, फेरों की संख्या n हो, ठीक, तो n का गुणा हो जाएगा, तब E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये आपका सूत्र बन गया
अगर फेरों की संख्या n हो, यानी n फेरों की कुंडली हो यहाँ पे अगर, तो फिर n का गुणा हो जाएगा। तो E बराबर -n डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला सब न्यूमेरिकल में काम कर गया। अच्छा, एक नोट पॉइंट बेटा इसके लिए लिख लीजिए, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है ना। इसे लिख लीजिए बेटा, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, यानी फैराडे के पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा फैराडे साहब का द्वितीय नियम, हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय नियम। देखिए फैराडे साहब ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया, किसी परपथ में, किसी भी वैद्युत परपथ में प्रेरित धारा की दिशा, अभी आपने पढ़ा था प्रेरित धारा के बारे में, ठीक, किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। किसी परपथ में, लिख लीजिए आप, मेरे साथ लिख लीजिए, किसी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। ये है बेटा फैराडे साहब का दूसरा नियम। ठीक, किसी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, अगर हम इसमें भी एक बात करें नोट पॉइंट की, तो बेटा इसमें भी एक नोट पॉइंट आप लगा लीजिए। ये जो फैराडे साहब ने अपने दूसरे नियम में बताया था, यही लेंज ने अपने नियम में बताया था, यानी जो लेंज का नियम है वही फैराडे का दूसरा नियम है। तो कुल मिला के हमने जैसे इसमें नोट पॉइंट में बताया कि इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे का जो पहला नियम है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। उसी तरह से दूसरे नियम में जो फैराडे साहब ने बताया, किसी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। तो बेटा इसे 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 लेंज का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा आप, लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये थे बेटा फैराडे साहब के दो नियम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट करिए आप और बढ़िया प्रिपरेशन करिए इस क्वेश्चन की आप। चलिए, एक इसमें छोटा सा डेरिवेशन है, बस उसको आप थोड़ा सा समझें, सिंपल सा है। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। थोड़ा सा माना फलाना आंसर डाल के आप कर लीजिए, अपनी भाषा में उसको आप
याद करिएगा, ठीक है। बना के हम आपको अपनी भाषा में लिखा रहे हैं। अगर हमारी भाषा आसान लगे तो इस तरह याद करिए, कठिन लगे तो आप अपनी भाषा में बना के याद करिए, ठीक। चलिए, ज्यादा उसमें टेंशन न लिया करिए, ज्यादा टाइम ना बर्बाद किया करिए। लिखिए आप, माना एल लंबाई का एक चालक तार, माना एल लंबाई का एक चालक तार, स्मॉल एल है, माना एल लंबाई का एक चालक तार जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, कैपिटल बी, ए बी वाला बी, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, उसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश हैं। यह तार चुंबकीय क्षेत्र बी में, यह तार चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान है। v वेग, वेग वाला v वेग से गतिमान है। तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, चलो बेटा उस कहानी को जो आपने लिखा है उस कहानी को यहां पे समझने की आप कोशिश करिए। बेटा ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप कहोगे ये कौन सा नया चुंबकीय क्षेत्र, अरे आपको हमने बताया भी था पिछले लेक्चरों में कि चुंबकीय क्षेत्र की पहचान दो तरह से होती है बेटा, दो तरह से होती है। कैसे होती है? एक होती है क्रॉस के द्वारा और एक होती है डॉट के द्वारा, है ना। एक होती है क्रॉस के द्वारा और एक होती है डॉट के द्वारा। तो बेटा ये क्रॉस और डॉट हमने उस टाइम भी बताया था कि क्रॉस क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और डॉट क्या बताता है? वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो दोनों प्रतीक चुंबकीय क्षेत्र के ही होते हैं, ठीक। तो ये पूरा जो एरिया है वो एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र बी में हमने एक चालक तार ले लिया बेटा। क्या ले लिया? एल लंबाई का एक चालक तार ले लिया, एल लंबाई का, ठीक। इसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश हैं, एक पॉजिटिव चार्ज भी है एक नेगेटिव चार्ज भी। बेटा इसमें एक बल ऊपर की ओर लगेगा जिसको हम कहेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, Fm, और एक बल नीचे की ओर लगेगा जिसको हम कहेंगे Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल। और यही कहानी ऋण आवेश पे भी होगी कि एक बल ऊपर की ओर लगेगा चुंबकीय बल Fm और एक बल नीचे की ओर लगेगा वैद्युत बल Fe, ठीक। आपने क्या लिखा आप उसको गौर से समझो। माना L लंबाई का एक चालक जो एक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हम आप उसको, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और चालक तार ऐसे गतिमान है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, देखो ऐसे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और चालक तार ऐसे गतिमान है, तो लंबवत हुआ ना, ठीक। तो क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान है, तब उस पर चुंबकीय बल क्या होगा? बेटा आप गौर से समझो एक एक चीज को। माना फलाना आप लिख लेना इसी तरह जैसे आपने हमने बताया, ठीक। दाएं बाएं भी कर दो कुछ, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, बस जो भौतिक राशियां उसमें इंक्लूड है वो आपके पैराग्राफ में आना चाहिए, ठीक। माना एल लंबाई का एक चालक तार है जो एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है ना, जिसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश हैं, है ना। यदि चालक एल लंबाई का तार चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान हो, तब उस पर चुंबकीय बल क्या होगा? तो चुंबकीय बल बेटा आवेशित कण पर लगने वाला बल आपने जो पढ़ा F बराबर QVB sin थीटा पढ़ा। अब साफ साफ कह चुके क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान है। बेटा जब क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान है तो साइन थीटा माने साइन 90, उसका मान 1 हो जाएगा। तो चुंबकीय बल इतना ही तो बचा। अच्छा अब आइए आप आवेशित कण पर वैद्युत बल, आवेशित कण पर वैद्युत बल,
वैद्युत बल। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पहुंच जाइए आप। कैपिटल ई से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया था, और ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है ना। ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, और त्रिज्या गुणा करा दो तो एफ बराबर ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। ठीक, तो वैद्युत बल क्या हो गया? वैद्युत बल हो गया बेटा एफ बराबर एफ ई, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई बराबर ई इंटू क्यू, समीकरण सेकंड। अब आप गौर से चित्र को देखो तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई नीचे लग रहा है, और वो उस चार्ज को, उस धनावेश को अपनी एक जगह पर स्थिर रखे। इसका मतलब यह है कि जितना वैद्युत बल लग रहा, चुंबकीय बल ऊपर लग रहा, उतना ही वैद्युत बल नीचे की ओर लग रहा, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो बेटा शून्य होगा। और जब परिणामी बल शून्य होगा तो इसका मतलब यही होता है कि जितना ऊपर लग रहा उतना ही नीचे लग रहा है, यानी दोनों बराबर के लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आप कहेंगे चूंकि परिणामी बल शून्य है, चूंकि परिणामी बल शून्य है ना, इसलिए जितना चुंबकीय बल है उतना ही वैद्युत बल होगा। बेटा चुंबकीय बल क्या है? क्यू वी बी। ठीक है, अच्छा पहले हम वैद्युत बल लिखते हैं और बाद में चुंबकीय, इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ। ठीक, चलो वैद्युत बल क्या है बेटा? ई इंटू क्यू। अब चुंबकीय बल क्या है? क्यू वी बी, क्यू वी बी। तो चलो क्यू से क्यू कट गया, है ना। अच्छा, जैसे ये चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसके चारों ओर विभवांतर तो स्थापित होना ही होना है। अभी हमने क्या बताया था, फैराडे साहब ने क्या क्लियर किया था प्रयोग करके, कि चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न किया जाए तो क्या उसमें धारा नहीं प्रवाहित हो सकती? अब बेटा धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर तो स्थापित होगा ना उसके सिरों पर। ठीक, तो अगर चालक तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V मान लें, यदि तार के L लंबाई का तार है वो रखा है ना, यदि तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर V हो तो बेटा E की जगह हम क्या कह सकते हैं? E बराबर आपने पढ़ा था V अपॉन डी, यानी V अपॉन L, है ना। तो चलो E की जगह लिखो V, इसलिए E की जगह हमने लिखा, क्या लिखा? E की जगह लिखा V अपॉन L, और बराबर में क्या है? V। ठीक, हमसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं बेटा, पढ़ने में ध्यान दें। V। ठीक, L का तिर्यक गुणा कर दें, तो L का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो V बचेगा यहाँ पर, और V बराबर हो जाएगा V यहाँ VLB। चल, ये लीजिए बेटा, ये प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक कहलाता है। इसी को आप प्रेरित विभवांतर कह सकते हैं तो V लिख दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहना तो इसी को स्मॉल e लिख दें। ठीक, चलिए छोटी छोटी सी हेडिंग आप लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अगली हेडिंग लगाइए आप, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक लिखो, स्वप्रेरण गुणांक। बहुत बढ़िया है, दो नंबर की डेफिनेशन छोटी छोटी आती है, एक स्वप्रेरण गुणांक और एक अन्योन प्रेरण गुणांक। इसके बारे में और कर लीजिए, बस आपका चैप्टर लगभग फिनिश। ठीक, चलिए अब आप एक बात समझिए, स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बाद में हम डेफिनेशन लिखा देंगे। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे चुंबकीय फ्लक्स कनेक्ट हो जाता है। जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे आप तो उससे चुंबकीय फ्लक्स कनेक्ट हो जाएगा।
चुंबकीय फ्लक्स जुड़ जाएगा, ठीक। और उसमें अगर फेरों की संख्या हम n मान लें, ठीक है, तो उस कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी, बेटा एक चीज पहले क्लियर कर दे, फ्लक्स क्या है 5, अब फेरों की संख्या क्या है n। ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे तो ये फ्लक्स पढ़ेंगे और ये फेरों की संख्या पढ़ेंगे, और अगर हम दोनों को इनटू में लिख दे लाके ऐसे n इंटू 5 n5, तो इसको कहेंगे हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और ये जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो कुंडली में प्रवाहित या परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। मेरी बात को, मेरी कहानी को समझे। जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स कनेक्ट हो जाता है। तब अगर उस कुंडली में n फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n फाई कहलाएगी, n फाई। और वो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यानी अब सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाए, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या इज प्रोपोर्शनल टू कुंडली में प्रवाहित धारा। अगर हम समानुपाती का साइन हटाएं तो बराबर का साइन और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल L इंटू आई, ठीक। इस तरह से बेटा ये एक सूत्र भी बन गया। और अगर 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 हम L बराबर, पक्षांतर कर लो, I को बटे में ले आओ तो n फाई अपॉन आई हो जाएगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। जहां ये L क्या है बेटा, L फॉर यहां पे है स्वप्रेरण गुणांक, इसी को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। अब डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। अगर हम एक कंडीशन लगा दें यहां, यदि I बराबर 1 एम्पियर, I का मान 1, तो बेटा जब I का मान 1 रख देंगे तो L बराबर क्या बचेगा n फाई, तब L बराबर क्या बचेगा n फाई, है ना। और बस ये देखिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। सुनिए क्या, इस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा शर्त को, ठीक। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, उसमें उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। बेटा अभी हमने क्या बताया था, n अलग पढ़ोगे तो फेरों की संख्या, फाई अलग पढ़ोगे तो चुंबकीय फ्लक्स, और n फाई एक साथ पढ़ोगे तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाएगी। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, ठीक। ऐसे ना कहना हो तो पहले इसको कह दो बाद में इसको कह दो। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो उस कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। जैसा आपको याद रहे, देखो पहली वाली हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, ठीक। जो आपको अच्छी लगे वो आप लेके याद करिए। अच्छा, अब आप एक बात समझिए थोड़ा सा, फैराडे के नियम से अगर हम आ जाएं, बेटा मेरे प्यारे बच्चों, फैराडे साहब ने अपने नियम में क्या बताया, बहुत ज्यादा कहानी समझने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना टाइम नहीं बचा। फैराडे साहब ने बताया E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई, सॉरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n अगर फेरों की संख्या है तो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे साहब ने बताया कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फेरों की संख्या n हो तो n का गुणा हो जाएगा, यही तो बताया फैराडे साहब ने, ठीक। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश करना, इस n को हम अंदर ले जाए डेल्टा के, n फाई ऐसा कर दे और अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो E बराबर माइनस डेल्टा n फाई की जगह पर हम Li लिख सकते हैं बेटा, Li,
ठीक, और अपॉन डेल्टा टी। बेटा उधार वापसी कर दो, उधार रखा नहीं जाता। एन आप अंदर ले गए थे, है ना, तो बेटा एल को अब बाहर ले आओ, माइनस एल और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये बेटा एक सूत्र भी बन गया। और अब सुनो कहानी, अगर हम मान लें यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, एकांक मान लिया। देखो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को 1 मान लिया, तो बेटा ई बराबर क्या बचा, ई बराबर बचा माइनस का एल, क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया, तो ई बराबर बचा माइनस एल, या एल बराबर माइनस ई, और या एल बराबर केवल ई, छोड़ो माइनस। अब आपको माइनस कहां गया बेटा, माइनस तो चिन्ह दिशा बताएगा, आप केवल माइनस हटा दीजिए, हमें तो केवल संख्यात्मक मान से मतलब है इसके। अब आप स्वप्रेरक गुणांक की दूसरी डेफिनेशन सुनिए, देखिए इस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, इस तरह से सुनो पहले, दोनों तरह से। यदि किसी कुंडली में, देखो डेल्टा आई क्या है, आई धारा, डेल्टा आई धारा परिवर्तन, और डेल्टा टी का भाग कर दिया तो धारा परिवर्तन की दर। धारा परिवर्तन की दर कितनी है, एकांक, एक यानी माने एकांक। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। दूसरे टाइप से सुनो, पहले इसको बोलो बाद में इसको बोलो। किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। फिर से सुनिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। राइट बेटा, नीचे आप एक चीज और लिख लीजिए, इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी, है ना। और विमी सूत्र बेटा एक चीज समझो, एन फेरों की संख्या है, अच्छे समझना, एन फाइव बराबर एल आई, तो फाइव बराबर क्या बनेगा, एन को बटे में ले जाओ, एल आई बटे एन। अच्छा एन है क्या भाई, एन फेरों की संख्या है, तो संख्या का तो कोई विमी सूत्र होगा नहीं। ठीक, चलो अच्छा, अब हमें एल का विमी सूत्र चाहिए, तो एल बराबर क्या, एन को हटा दिए भाई, एन से कोई मतलब नहीं, संख्या है, तो आई को बटे मिला, एल बराबर फाइव बटे आई। हम ये बनाने का तरीका बता रहे हैं, रटो मत, परीक्षा में भूल जाओगे, ये मेरा विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस है मेरा कि आप भूल जाओगे, बनाने का तरीका सीखो। एल बराबर आई को बटे मिलेगा फाइव बटे आई। अब फाइव फ्लक्स है, फ्लक्स का विमी सूत्र अभी आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, ml2 टी। अब आप ये भी भूल गए मान लो, अरे ये भी भूल गए मान लो। ठीक, तो बेटा फाइव बराबर क्या था, बी ए है, और बी का विमी सूत्र, अब बी का विमी सूत्र ये भी भूल गए। अरे बेटा तो फाइव बराबर एफ बराबर क्या पढ़ा, आई एल बी, तो बी बराबर एफ बटे आई एल, एफ बटे आई एल, तो एफ का एम एल टी माइनस टू, आई का ए, एल का एल, ए का एल टू, एक एल कट गया, कितना बचा, अब देखते हैं ना क्या बचा, एम एल टू टी माइनस टू बटे ए, ये आया फाइव का, और फाइव अब बटे में आई, अब बटे में आई, बेटा बटे में आई तो आई की विमा ए टू बना, ऊपर ले जाओ, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, है ना, तो एल का क्या बना, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इसका विमी सूत्र आया, है ना, विमी सूत्र एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, इसको हम हटा दें, बस अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्वप्रेरक गुणांक की डेफिनेशन आपकी तैयार।
चलिए अगली हेडिंग आप लगाइए, अन्योन प्रेरक गुणांक। देखिए यहां कैसे लिखेंगे, अन्योन ये प्रेरक गुणांक, ठीक, अन्योन प्रेरक गुणांक। बेटा स्वप्रेरक और अन्योन प्रेरक में एक छोटा सा अंतर बता दें, हमने आपको डेफिनेशन तो उसकी नहीं बताई, उसके बारे में तो नहीं बताया, स्वप्रेरक और अन्योन प्रेरक के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन स्वप्रेरक गुणांक और अन्योन प्रेरक गुणांक के बारे में जरूर बता रहे, परिभाषा इन्हीं की आती है। लेकिन स्वप्रेरक और अन्योन प्रेरक में जो अंतर होता है वो इतना है कि स्वप्रेरक की जो घटना है वो किसी एक कॉइल में यानी एक कुंडली में होती है, और अन्योन प्रेरक की घटना दो कुंडलियों के बीच में होती है, ठीक। और जब दो कुंडली होंगी तो उनमें से आप नाम कैसे देंगे, तो एक कुंडली को हम कह देते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी वाली को कह देते हैं द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली माने प्राइमरी कॉइल और द्वितीयक कुंडली मीन्स सेकेंडरी कॉइल, ठीक। अच्छा, अब जब प्राथमिक और द्वितीयक की बात आती है तो हमें अगर उसकी कोई भौतिक राशि लिखना है तो प्राथमिक कुंडली के लिए 1 लगा देते हैं और द्वितीयक कुंडली के लिए 2 लगा देते हैं। माने जैसे फेरों की संख्या लिखना है प्राथमिक कुंडली में, फेरों की संख्या n होती है, प्राथमिक में लिखना है तो n1 और द्वितीयक में लिखना है n2, ठीक। ये चीज अब आप समझो, थोड़ी सी इसकी कहानी तो समझो, बाकी डायरेक्ट हम आपको डेफिनेशन ही लिखाएंगे, ठीक। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दो कुंडलियां हैं तो पास पास रखिए, एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये, एक कुंडली वो है, एक कुंडली वो। अब दो कुंडलियों में से एक कुंडली में मान लीजिए धारा प्रवाहित की, मान लो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की तो इसकी धारा को हम क्या कहेंगे I1। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कनेक्ट होता है, ये स्वप्रेरक अन्योन प्रेरक की घटना कहलाती है कि जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कनेक्ट होता है। तो बेटा दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, दूसरी कुंडली में कनेक्ट हुआ तो φ2। अगर उसमें फेरों की संख्या n2 मान लें, n2, तो n2 इंटू φ2 वही बात आ गई ना, n इंटू फाई, n फेरों की संख्या है, अब फाई फ्लक्स है, लेकिन जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे n इंटू फाई तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, तो बेटा ये क्या n इंटू फाइव, अच्छा n2 इंटू φ2 दोनों में 2 2 लगा है, तो इसका मतलब ये कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, और यही द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n2 φ2, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर से एक बार ध्यान दो, दो कुंडलियां हैं बेटा, अन्योन प्रेरक की घटना दो कुंडलियों में होती है, और दो कुंडलियां जब पास पास रखते हैं और उनमें से जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो है, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, ठीक। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह और साथ में एक कांस्टेंट लें, यहां पर कांस्टेंट के रूप में कैपिटल M लेंगे इनटू I1, ये एक सूत्र भी बन गया, और यहीं से बेटा यहीं से M बराबर N2 φ2 अपॉन I1, ये ऐसा कह सकते हैं ना, है ना। और यदि हम कह दें बेटा ये M क्या बला है, ये M क्या है, इसी को हम कहते हैं जहां जहां M जो है अन्योन प्रेरक गुणांक कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। चलिए अब हम एक कंडीशन लगाएं, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, तो M बराबर क्या बनेगा बेटा, M बराबर बनेगा N2 φ2, ठीक। बस डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई, सुनिए आप, इसको मिला के ये कहना है या इसको कह के ये मिलाना है, जैसे भी आपको आसान, पहले ये बोलो बाद में ये, या पहले ये बोल दो बाद में ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक
एम क्या है? अन्योन प्रेरक गुणांक। एन इंटू फाइव, एन फाइव ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है, और 2 लगा है तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में I1 है ना, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। फिर से सुनो, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। राइट। चलिए एक बात और थोड़ी सी, जब इतना हुआ है तो वो भी हो जाए बेटा। फैराडे के नियम से हम आ जाएं, -n डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। बेटा ध्यान देना अच्छे से, यही तो है फैराडे का नियम। अब दो कुंडलियां, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा, चुंबकीय फ्लक्स φ2, तो फिर फेनों की संख्या n2, तो फिर विद्युत वाहक बल E2, है ना। अच्छा समझते चलना अच्छे से। n2 को अंदर करो, पुरानी पद्धति अपना रहे जो पीछे बताया है, n2 φ2 हो गया और अपॉन डेल्टा टी। जबकि आप पढ़ चुके हैं बेटा n2 φ2 बराबर mi1 अपॉन डेल्टा टी। और बेटा इस m को बाहर ले आओ, n2 को अंदर किया था, m को बाहर ले आओ, उधार तो वापस देना ही पड़ेगा, कर्जे में थोड़ी ना रहे। m को वापस ले आओ तो डेल्टा क्या बचा? I1 और अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। ठीक, चल ये बेटा एक सूत्र बन के आ गया, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें, यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, अगर इसको हम एकांक मान लेंगे तो बेटा E2 बराबर -m नहीं बचेगा, तब E2 बराबर क्या बचेगा? -m, या m बराबर -E2 कह, या m बराबर केवल E2 कह दो। माइनस से क्या मतलब भाई, हमें तो केवल संख्यात्मक मान चाहिए, केवल संख्यात्मक मान से मतलब है। ठीक, चलिए दूसरी डेफिनेशन तैयार हो गई। I धारा है, I1 लिखा है तो प्राथमिक कुंडली में धारा, डेल्टा लगा है तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, डेल्टा टी का भाग है समय का, तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है, तब m बराबर E2 यानी द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत भाग। परिभाषा सुनिए, फाइनली डेफिनेशन, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। मेरे इशारे को समझो, आप मुझे मत देखो, मैं इतना खूबसूरत अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद देखिएगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मेरी खूबसूरती देखिए। ठीक, आप इशारे को समझो, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। फिर से सुनिए आप, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। राइट बेटा, नीचे लिख देना, इसका मात्रक वही और विमी सूत्र वही होता है। वही का मतलब समझे, जो बेटा 100 प्रेरक गुणांक का मात्रक और विमी सूत्र लिखा, वही अन्योन प्रेरक गुणांक का भी मात्रक और विमी सूत्र होता है। ओके, चलिए आज इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपको आज करा दिया बेटा।
आप इसको वेल प्रिपेयर्ड करिए। आने वाले नए लेक्चर में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको इस चैप्टर के टॉप सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएं विथ फार्मूला इंडेक्स। ठीक, तब तक के लिए बेटा आप मेहनत करिए। और हमने ये कहा था बेटा, कोशिश करिए आप कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का चैनल ग्रो कर सके, उसके लिए आप प्रचार प्रसार करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार करिए, ताकि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आप को महसूस हो रही हो कमियां, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेज दिया करिए। कुछ हमारी बुराइयां भी थोड़ी बहुत करते रहिए, ताकि हमारे अंदर की कमियां ख़त्म हो सके। ठीक, तो बेटा कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की, बढ़ाने की। इस तरह चैनल ग्रो करेगा और आप लोग जब एनर्जी देंगे, हमारी एनर्जी से आप लोगों को भी भरपूर एनर्जी मिलेगी। ठीक, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें, आप संतुलित आहार लेने की कोशिश करें। टाइम बहुत नज़दीक है परीक्षा का, आप किसी भी तरीके से बीमार ना पड़ें, बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप लोगों को स्वस्थ रखें और आप लोग अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में अटेंड हों और अपने बेहतर पेपर बनाकर, अच्छे पेपर बनाकर आप अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉप रैंकर की लिस्ट में आने की कोशिश करें। और ईश्वर करेगा तो आप टॉप रैंकर बनेंगे। मेहनत करिए। ठीक बेटा, ठीक, अगले लेक्चर के लिए तब तक आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।